हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारी वन शॉट कंप्लीट रिवीजन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा पहला चैप्टर है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर में हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। सारे ही टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं बेटा, कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप कंप्लीट रिवीजन करो वन शॉट सीरीज से, साथ के साथ आप PYQs टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन सॉल्व करो। बेटा, बच्चे एक गलती करते हैं कि वो रिवीजन करते हैं, रिवीजन करते रहते हैं, लेकिन आपका रिवीजन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप साथ के साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर लोगे। ठीक है, तो इस कंप्लीट रिवीजन करने के बाद आप क्या करिए, PYQs टेस्ट सीरीज में जाइए, फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर को ओपन करो और PYQ सॉल्व करो। तब आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर पे आपकी कितनी कमांड है और कहाँ कहाँ कौन से कॉन्सेप्ट पे कमांड करने की जरूरत है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा, इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज। बेटा, फॉरेन एक्सचेंज एक देश की खुद की करेंसी के अलावा उस देश के लिए जितनी भी करेंसी है, जितनी भी दुनिया की दूसरी करेंसी है, वो सारी क्या हो जाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया की खुद की करेंसी है रुपीस। इसके अलावा जितनी भी करेंसी हैं, डॉलर्स हो गए, है ना, यूरोज हो गए, पाउंड्स हो गए, ये जितनी भी दुनिया की दूसरी करेंसी हैं, ये इंडिया के लिए क्या हो जाएंगी, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब कि 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी, 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी को परचेज करने के लिए हमें कितनी डोमेस्टिक करेंसी पे करना पड़ेगी, उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा, ये बात ध्यान रखना, 1 यूनिट ऑफ अदर करेंसी को अगर आपको $1 खरीदना है तो उसके लिए आपको कितने इंडियन रुपीस पे करना पड़ेंगे, इसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, सिंपल है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, करेंसी डेप्रिसिएशन। बेटा, करेंसी डेप्रिसिएशन अगले 5 मिनट बहुत आराम से समझना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर ये टॉपिक समझ में आया तो ही अगला टॉपिक समझ में आएगा। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बेटा इसमें। ठीक है, तो बहुत आराम से शांति से समझना। ठीक है, इस टॉपिक को। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब है रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बेटा, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब कि जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, किसके रेस्पेक्ट में, फॉरेन करेंसी के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब बेटा, इस पूरी डेफिनेशन में, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो है वैल्यू। इस चीज को बहुत ध्यान से समझते हैं। ठीक है बेटा, एक करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, वैल्यू कम होने का मतलब क्या होगा कि उस करेंसी की परचेजिंग पावर क्या हो गया, कम हो गया। बेटा, इस पूरे ही चैप्टर में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगर इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझ लिया तो आपने पूरा फॉरेन एक्सचेंज रेट समझ लिया। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। बेटा, परचेजिंग पावर क्या होता है? आपने अपने दादाजी दादी से कभी सुना कि हमारे जमाने में 10 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाती थी। ठीक है, तो उस टाइम 10 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, मतलब 10 रुपए का जो परचेजिंग पावर था वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, लेकिन अब इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को
हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर से समझते हैं, ठीक है। करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि इट रेफर्स टू फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। मतलब जैसे मान लो बेटा कि अभी है इंडिया का एक्सचेंज रेट $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज मान लो, और मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग 70 रुपीज में $1 को परचेज कर सकते हैं। हमारे 70 रुपीज का क्या परचेजिंग पावर है कि हम $1 को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, हमारी मान लो इंडियन करेंसी क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। अगर डेप्रीशिएट हो गई तो उसका मतलब क्या हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। वैल्यू कम हो गई, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, उसका परचेजिंग पावर कम हो गया, ठीक है। परचेजिंग पावर कम हो गया का मतलब जैसे मान लो कि पहले इस डॉलर को एक प्रोडक्ट मान लो, क्या मान लो, एक प्रोडक्ट मान लो कि पहले हमें इस प्रोडक्ट के लिए कितने रुपीस पे करने पड़ रहे थे, 70 रुपीस पे करने पड़ रहे थे। कि हम लोग पहले 70 रुपीज अगर हमारी जेब में है तो हम $1 एक प्रोडक्ट को खरीद पा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। वैल्यू कम हो गई मतलब परचेजिंग पावर कम हो गया। परचेजिंग पावर कम हो गया, इसका मतलब अब अगर हमारी जेब में 70 रुपीज है तो क्या हम उस चीज को परचेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अब हमें सेम चीज को खरीदने के लिए कुछ ज्यादा रुपीस का पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब अब $1 कितने का हो जाएगा, 80 रुपीस का हो जाएगा। समझ में आया बेटा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गया, बट रेट क्या हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। बेटा बहुत कॉमन और बहुत सिली मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं कि डेप्रिसिएशन हो गया तो रेट भी कम हो गया। नहीं बेटा, रेट कम नहीं हुआ, रेट बढ़ गया, ठीक है। तो वैल्यू कम, परचेजिंग पावर कम, बट रेट क्या हुआ, 70 से 80 हो गया, मतलब रेट क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। अब इस टॉपिक में आगे समझते हैं हम लोग कि अगर एक देश की करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो उस देश पे क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे। बेटा बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो इस टॉपिक को भी हम लोग एक वर्ड से समझेंगे, वो क्या है, परचेजिंग पावर। मैंने बोला ना आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज रेट में, ठीक है। ध्यान से सुनो बेटा। मान लो कि पहले $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज रेट था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, हमारी करेंसी क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई। तो $1 कितना हो जाएगा, 80 रुपीज का हो जाएगा, ठीक है। हमारी करेंसी की परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई, पहले हमें इस $1 को खरीदने के लिए 70 रुपीज पे करने पड़ रहे थे, लेकिन अब हमें इस सेम डॉलर को खरीदने के लिए कितना पेमेंट करना पड़ रहा है, 80 रुपीज का पेमेंट करना पड़ रहा है। मतलब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो डॉलर है, हमारे लिए क्या हो गया, महंगा हो गया। और अगर ये जो प्रोडक्ट है ये अगर हमारे लिए महंगा हो जाएगा तो हम लोग इसे ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। तो हमारे लिए सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ेगा कि हमारे जो इंपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारा परचेजिंग पावर कम हो गया है। अगर परचेजिंग पावर कम हो गया है तो हम कम खरीद पाएंगे, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, अब समझते हैं, अभी तक हमने रुपीस के परचेजिंग पावर की बात करी, अब उल्टी साइड से सोचते हैं, डॉलर की साइड से सोचते हैं। बेटा पहले $1 का परचेजिंग पावर था, $1 का परचेजिंग पावर था कि वो 70 रुपीज के प्रोडक्ट इंडिया से खरीद सकता है। जैसे मान लो कि इंडिया में एक कोई प्रोडक्ट है जो 10 रुपीज पर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट कितने का है, 10 रुपए का। तो पहले वो कितने खरीद पा रहा था,
7 प्रोडक्ट खरीद पा रहा था, कितने में? $1 में। $1 से वो 7 प्रोडक्ट इंडिया से खरीद पा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। तो अब रेट क्या हो गया है, $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। तो अब वो सेम अमाउंट ऑफ डॉलर में इंडिया से कितने प्रोडक्ट खरीद पाएगा, 8 प्रोडक्ट खरीद पाएगा। इसका मतलब डॉलर्स का परचेजिंग पावर बढ़ गया। अब डॉलर्स का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो जो अमेरिकन्स हैं वो इंडिया से ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवाएंगे, और जब वो ज़्यादा प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड इफेक्ट क्या आएगा बेटा, कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड इफेक्ट समझते हैं। इंडिया का अगर एक्सपोर्ट्स बढ़ गया, इंडिया का एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ गया मतलब हमारे यहाँ की जो प्रोडक्ट है उसकी फॉरेन में डिमांड बढ़ गई। अगर हमारे प्रोडक्ट की फॉरेन में डिमांड बढ़ जाएगी तो हमारे देश में उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, और जब ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है। नेशनल इनकम क्या होती है कि हमारे यहाँ पे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, तो अगर डिमांड ज़्यादा तो प्रोडक्शन ज़्यादा, और प्रोडक्शन ज़्यादा तो नेशनल इनकम ज़्यादा। आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो करेंसी एप्रिसिएशन बहुत आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी एप्रिसिएशन। बेटा डेप्रिसिएशन होता था फॉल इन वैल्यू, एप्रिसिएशन होगा राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। बेटा अगेन कैसे समझेंगे, अब क्या हो रहा है, हमारी वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या, परचेजिंग पावर का बढ़ना। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट के टर्म्स में समझें तो पहले $1 मान लो 70 रुपीज का होता था, ठीक है। तो हमारी 70 रुपीज की क्या परचेजिंग पावर थी कि हम लोग $1 को परचेज कर सकते थे। हम 70 रुपीज में क्या करते थे, $1 को परचेज कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, हमारी जो इंडियन करेंसी है वो क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ गई और उसका परचेजिंग पावर क्या हुआ, बढ़ गया। तो अब हमारे लिए ये जो प्रोडक्ट है ना, जिस प्रोडक्ट को हम 70 रुपीज में खरीद रहे थे, अब क्या हो गया, $1 कितने का हो जाएगा, 60 रुपीज का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब हमें सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 70 रुपीज नहीं पे करना पड़ेंगे, अब हमारे रुपीज का परचेजिंग पावर बढ़ गया है, ठीक है। तो अब बढ़ गया है तो 60 रुपीज में ही हम सेम प्रोडक्ट को खरीद लेंगे, सिंपल। अब पढ़ते हैं बेटा इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एप्रिसिएशन, अगेन पहले $1.70 का था, अब क्या हुआ, $1 कितने का हो गया बेटा, 60 रुपीज का हो गया। अगर इंडिया की साइड से बात करें, रुपीज की साइड से बात करें, तो हमारा परचेजिंग पावर क्या हो गया, बढ़ गया। तो अगर हमारा परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा तो हम लोग बाहर से ज़्यादा परचेज कर पाएंगे, और अगर ज़्यादा परचेज करेंगे तो हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो पहला इफेक्ट क्या आएगा, हमारे इंपोर्ट्स क्या हो गए, बढ़ गए। अब डॉलर साइड से बात करते हैं। पहले $1 में इंडिया के कितने प्रोडक्ट खरीदे जा सकते थे, 7 प्रोडक्ट खरीदे जा सकते थे। लेकिन अब इंडियन करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। इसका मतलब अब क्या हुआ कि अब वो सेम अमाउंट ऑफ डॉलर, $1 में कितने प्रोडक्ट खरीद पाएगा इंडिया से, सिर्फ और सिर्फ 6। इसका मतलब डॉलर्स का परचेजिंग पावर कम हो गया। अब डॉलर्स का अगर परचेजिंग पावर कम हो गया तो अमेरिकन्स क्या करेंगे, वो कम सामान मंगवा पाएंगे इंडिया से। अब वो इंडिया से कम सामान मंगवा पाएंगे तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड इफेक्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। और अगर हमारे देश के प्रोडक्ट बाहर कम एक्सपोर्ट होंगे, इसका मतलब हमारे प्रोडक्ट की फॉरेन में डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो नेशनल इनकम विल डिक्रीज, विल लाइकली टू फॉल,
नेशनल इनकम कम हो जाएगी। ठीक है, तो करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन कौन से एक वर्ड से समझे हम लोगों ने? परचेजिंग पावर। जिसका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है वो ज्यादा चीजें खरीद पाएगा, जिसका परचेजिंग पावर कम हो रहा है वो कम चीजें खरीद पाएगा। बहुत सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा हमें विदेशी करेंसी की, फॉरेन करेंसी की क्या जरूरत है, क्या डिमांड है, कब कब डिमांड होगी? ठीक है, ध्यान से समझते हैं। मान लो कि आपको एक कोई गुड है ना, एक कोई चीज है जो फॉरेन की चीज आपको पसंद आ गई, तो अगर आपको वो खरीदना है तो डॉलर्स में पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप रुपीज में पेमेंट करोगे तो वो उसके किसी काम का नहीं, वो आपको नहीं देगा। ठीक है, तो हमें अगर बाहर से कोई सामान को इंपोर्ट करना है या सर्विसेज को इंपोर्ट करना है तो हमें क्या जरूरत है? फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है। तो पहली चीज क्या है कि हमें क्यों डिमांड होती है फॉरेन एक्सचेंज की? यह डिमांड कब बढ़ जाएगी? जब हम लोग इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड। मान लो बेटा कि आपको इंग्लैंड में जाके कोई बिल्डिंग को परचेज करना है या कोई जमीन को परचेज करना है, प्लॉट परचेज करना है, तो क्या आप रुपीज में परचेज कर पाओगे? नहीं, आपको वहां की करेंसी चाहिएगी। तो अगर आपको कहीं और इन्वेस्ट करना है तो उनकी करेंसी की डिमांड होगी। तो क्या होगा? अगर हमें बाहर इन्वेस्टमेंट करना है तो भी क्या होगा? हमें फॉरेन करेंसी की डिमांड होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। बेटा पहले इस वर्ड को ध्यान से समझो, यूनिलैटरल। बेटा यूनिलैटरल का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांसफर। वन साइडेड ट्रांसफर का मतलब नो क्लेम ऑफ रीपेमेंट। नो क्लेम ऑफ रीपेमेंट का मतलब, जैसे मान लो बेटा अपने यहां से कई बच्चे यूएस पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो बच्चा यूएस में पढ़ रहा है और पापा हैं इंडिया में। ठीक है, पापा क्या है? इंडिया में। अब पापा को अगर बेटे को पैसा भेजना है तो क्या रुपीज में भेजेंगे तो बच्चे का काम चल जाएगा? क्या बेटे का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। उन्हें किस चीज में पैसे भेजना पड़ेंगे? डॉलर्स में पैसे भेजना पड़ेंगे। ठीक है, तो और यूनिलैटरल या वन साइडेड ट्रांसफर का मतलब, बेटा पापा ने अगर बेटे को पैसे भेजे तो ऐसा थोड़ा ना बोला होगा कि बेटा 1 महीने बाद मुझे वापस दे देना, है ना? कोई क्लेम नहीं है रीपेमेंट का। ठीक है, ये वन साइडेड ट्रांसफर है ना? ऐसा नहीं हो रहा है कि हाँ चल ठीक है अभी भेज रहा हूं, जैसे ही नौकरी लगे तो फटाफट वापस कर देना इंटरेस्ट के साथ। ऐसा तो नहीं बोलते हैं बेटा पापा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर है ये क्या हो गए? यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड। अगर हमें बाहर पैसा भेजना है तो हमें उनकी करेंसी चाहिए। ठीक है, तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी क्लियर है कि डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कब होगी? जब हमें बाहर पैसा भेजना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है, ध्यान से समझो। आप 11th में ये टॉपिक पढ़ चुके हो पर वापस से समझो। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। ठीक है, सिर्फ दो मिनट में जो आपको समझा रहा हूं वो बहुत ध्यान से समझना, आपके क्वेश्चंस नहीं अटकेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो। बेटा अगर किसी चीज का रेट बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अगर कोई चीज महंगी हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, अगर किसी चीज का रेट कम हो गया, कोई चीज अगर सस्ती हो गई तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सिंपल है बेटा। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। आपने 11th क्लास में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। ठीक है, किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, पर अब एक और चीज देखो, अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर कोई चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है, अगर आप शॉपकीपर हो और आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, तो आप कम में बेचोगे कि ज्यादा में बेचोगे? ज्यादा में बेचेंगे बेटा। तो अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो रेट बढ़ जाएंगे। ठीक है,
और अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी डिमांड नहीं है, आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बिक ही नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, ज्यादा में बेचेंगे या कम में बेचेंगे, कम में बेचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिक ही नहीं रहा है, ठीक है, तो उसके रेट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बेटा ये कौन सा रिलेशन हुआ, ये डायरेक्ट रिलेशन हो गया, ठीक है। तो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर रखना अपने दिमाग में कि अगर रेट की साइड से सोच रहे हैं क्वेश्चन, अगर रेट की साइड से है कि रेट का डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है कि रेट बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन अगर डिमांड का रेट पे क्वेश्चन है कि अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ी तो रेट बढ़ जाएगा। जैसे अगर मान लो कि क्वेश्चन आए कि फॉरेक्स जो रेट है वो बढ़ गया है, तो फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी, रेट बढ़ा है, रेट बढ़ा है तो डिमांड कम हो जाएगी। ये किस साइड से क्वेश्चन था, रेट की साइड से डिमांड पे क्वेश्चन था, ठीक है। एक और करते हैं, अगर मान लो कि एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, तो एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा, बेटा डिमांड बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चन रेट साइड से है या डिमांड साइड से, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों साइड रिलेशन अलग है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं बेटा सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सप्लाई कि हमारे देश में फॉरेन करेंसी की सप्लाई कहाँ से आएगी। बेटा फॉरेन करेंसी है तो हम लोग प्रिंट तो नहीं कर सकते हैं, फॉरेन करेंसी क्या करना पड़ेगा, हमें कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ से कमाएंगे, सबसे पहले अगर हम लोग कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं कि हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हुआ, तो विदेशियों के पास कौन सी करेंसी है, डॉलर्स है, वो डॉलर्स में पेमेंट करेंगे, वो डॉलर्स किसके पास आएंगे, आरबीआई के पास आएंगे, और आरबीआई फिर उसको कन्वर्ट करके रुपीज में हम लोगों को दे देगा, ठीक है। इस तरीके से अब अगर हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया तो आरबीआई के पास सप्लाई, डॉलर्स की सप्लाई क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो सप्लाई कहां से आएगी हमारे पास, जब हम लोग कोई गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। बेटा इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड को ऐसे समझो कि अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने आई तो उस बाहर वाली कंपनी के पास कैसे पेमेंट होगा, डॉलर्स में पेमेंट होगा। अब वो क्या करेंगे, वो आरबीआई के पास आएंगे, डॉलर्स को सरेंडर करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रुपीज में और फिर इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो आरबीआई के पास सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सेकंड सोर्स ऑफ सप्लाई क्या हो गया फॉरेन एक्सचेंज का, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। थर्ड पॉइंट, यूनिलैटरल ट्रांसफर फ्रॉम अब्रॉड। बेटा अपने यहाँ से कई लोग ऐसे हैं जो यूएस या कहीं बाहर कंट्री में जॉब करते हैं, अगर वो फैमिली को पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो फैमिली को पैसा भेज रहे हैं अगर, तो वो उनकी करेंसी में भेज रहे हैं जो आरबीआई के पास आ रही है और आरबीआई कन्वर्ट करके फैमिली मेंबर्स को देती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आरबीआई के पास सप्लाई को बढ़ा देगा। और ये यूनिलैटरल ट्रांसफर क्यों है, क्योंकि वो फैमिली को पैसा भेज रहे हैं लेकिन कोई रीपेमेंट का क्लेम नहीं है ना। तो ये पॉइंट भी क्लियर। अब रेट सप्लाई रेट में रिलेशन समझते हैं, क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। चलो अब अगर किसी चीज बेटा अगर सप्लाई साइड, अगर जहां सप्लाई वर्ड आ जाए ना तो अपने आप को क्या मानना, मैन्युफैक्चरर मान लेना, ठीक है। अगर मैं सप्लायर हूं और मुझे मेरी चीज का रेट बहुत अच्छा मिल रहा है, तो रेट अगर ज्यादा मिलेगा तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा, अगर रेट कम मिलेगा तो सप्लाई भी कम करूंगा। मेरे पास कोई ऐसी चीज है जिसका रेट बहुत अच्छा मिल रहा है तो मैं सप्लाई ज्यादा करूंगा, अगर रेट कम मिला तो सप्लाई कम करूंगा, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज के बढ़ने पे दूसरी चीज भी बढ़ रही है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। अब ये किस साइड से बात करी हम लोगों ने, रेट की साइड से। अब बात करेंगे सप्लाई साइड से। बेटा
सप्लाई साइड से अगर समझना है तो फार्मर्स का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, ठीक है। अगर किसी फसल की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस चीज़ का रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आपने कई बार फार्मर्स के वीडियो देखे होंगे कि उन्होंने फसल सारी रोड पे फेंक दी है, तालाब में बहा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको रेट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बम्पर प्रोडक्शन हुआ, तो बम्पर प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसका रेट क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम है तो उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो फसल खराब हो गई, मानसून अच्छा नहीं हुआ, तो क्या हो गया, फसल बर्बाद हो गई। तो बर्बाद हो गई तो प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं हुआ तो मार्केट में सप्लाई कम हो गई। तो जब सप्लाई कम हो जाएगी तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो रेट बढ़ जाएगा। अब ये किस साइड से रिलेशन है, सप्लाई साइड से रिलेशन है। ये क्या होगा, ये इनवर्स रिलेशन है बेटा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कि फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा, एक्सचेंज रेट विल, तो ये किस साइड से क्वेश्चन है कि सप्लाई से रेट पे इफेक्ट पूछ रहा है। तो अगर सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ी तो रेट कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको रिवर्स कर दें कि मान लो कि क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ फॉरेन करेंसी इज ऑन राइज, बढ़ रही है, तो उसकी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगा, फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, कि रेट बढ़ा, तो रेट बढ़ा तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा, रेट बढ़ा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। आई होप कि क्वेश्चन थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। ज़्यादा क्लियर कब होंगे बेटा, जब आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अब बहुत इजी टॉपिक है बेटा, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। बेटा अलग अलग देश में अलग अलग टाइप के एक्सचेंज रेट चलते हैं, और मेनली 3 टाइप के एक्सचेंज रेट होते हैं। पहला है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब, ये नाम से समझ में आ रहा है कि एक्सचेंज रेट क्या होगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। कि अगर $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है तो वो फिक्स ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उसको चेंज ना किया जाए। तो कौन करेगा चेंज, बेटा यहां पे डिटरमाइनिंग फैक्टर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में रेट फिक्स कौन करता है, गवर्नमेंट फिक्स करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लोटिंग एक्सचेंज या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक ही बात है। यहां पे ये ऐसा एक्सचेंज रेट सिस्टम है जहां पे एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यहां रेट कैसे डिसाइड होते हैं, डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं होता, ये प्योरली कौन डिसाइड करता है, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बेटा ये फ्लोटिंग तो है बट इट इज मैनेज्ड। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में डिटरमाइनिंग फैक्टर कौन है, उसमें भी मार्केट फोर्सेस ही है, बट इट इज मैनेज्ड बाय द आरबीआई, ठीक है। तो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में रेट कौन डिसाइड करेगा, वो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ही डिसाइड करेंगे, बट इट इज मैनेज्ड बाय द आरबीआई। बेटा ये बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है बच्चों से पेपर में, बच्चे लिख के आ जाते हैं कि इट इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नहीं मैनेज करता है बेटा, गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई। आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक मैनेज करेगा, ठीक है। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में डिटरमाइनिंग फैक्टर क्या है, गवर्नमेंट है। कौन डिसाइड करेगा रेट क्या रहेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में कौन डिसाइड करेगा, मार्केट फोर्सेस, बट इट इज मैनेज्ड बाय द आरबीआई, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक। चलो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट बेटा कैसे डिसाइड होता है मार्केट में कि एक्सचेंज रेट क्या होगा,
ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई में 4 मार्क का, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे हम लोगों ने रेट को प्लॉट किया और इस पे डिमांड एंड सप्लाई को प्लॉट किया। तो बेटा रेट और डिमांड, मैं क्या कह रहा हूं, रेट और डिमांड मतलब रेट की साइड से डिमांड पे कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये कर्व कैसा बन जाएगा डिमांड का, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, रेट बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। ठीक है, अब सप्लाई की बात करते हैं कि अगर रेट बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सप्लाई कर्व। अब इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को ई मार्क कर देना। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है। ये कौन सा रेट हो गया, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। बेटा ये ही डिसाइड करता है, इसी तरीके से मार्केट फोर्सेस मिलके डिमांड और सप्लाई को डिसाइड, डिमांड और सप्लाई मिलके एक्सचेंज रेट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे बेटा, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चों को दिक्कत आती है कि हाँ सर हमको ग्राफ तो आता है पर एक्सप्लेन कैसे करना है। तो बेटा ग्राफ का क्वेश्चन कभी भी आ जाए तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे पहले ये बताओ कि एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट किया है, वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट किया है। ठीक है, उसके बाद पहला पॉइंट कि रेट एंड डिमांड, रेट एंड डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इसका स्लोप कैसे बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, इन दोनों चीजों पे बात करी। उसके बाद सेकंड पॉइंट रेट एंड सप्लाई, रेट और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। और इसका कर्व कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये दोनों पॉइंट लिख दिए। इसके बाद आप ये बता देना कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट कौन सा है, जहां डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई है, और वही हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, लास्ट टॉपिक आज का। डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। बेटा बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, है ना। अगर एक कंट्री में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, अगर एक कंट्री में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है, और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कौन सा होता है, जहां पे कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो अगर एक कंट्री में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है और वहां की गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम किया, वैल्यू कम किया मतलब अगर वैल्यू को कम किया, इसका मतलब उसने अपनी करेंसी को क्या किया, डेप्रिशिएट किया। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करेगी तो उसे क्या कहते हैं, डीवैल्यूएशन। आई रिपीट कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर रही है तो उसे क्या बोलेंगे, डीवैल्यूएशन। और अगर गवर्नमेंट खुद की करेंसी की वैल्यू अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अगर वो बढ़ाएगी, क्या बढ़ाएगी, वैल्यू बढ़ाएगी, तो अगर वैल्यू बढ़ाएगी तो उसे क्या बोलेंगे, रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो बेटा 30-35 मिनट के वीडियो में हम लोगों ने पूरा फॉरेन एक्सचेंज रेट को बहुत अच्छे से खत्म किया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और PYQs को सॉल्व करो, जो मैंने PYQs टेस्ट सीरीज चला रखी है वीडियो में, उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताओ। थैंक यू सो मच।